हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे, क्लास 6 और 7 का मैंने करवा दिया है। एनसीईआरटी का हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज हमारी चल रही। तो क्लास 8 का हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे, जिसके मैंने आपको 5 चैप्टर करवा दिया है और एक दिन में मैं आपको 2-2 चैप्टर करवा रही हूँ, है ना। तो जल्दी से जल्दी हमारा हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम पॉलिटी देख लेंगे। और अगर हिस्ट्री से पहले आप जो है भूगोल नहीं पढ़ा है तो भूगोल जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि भूगोल मैंने आपका 6 से 12 तक का करवा दिया है। क्योंकि अगर भूगोल आप पढ़ के आएंगे तो जो है आपको हिस्ट्री बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएगा, वरना कन्फ्यूजन होगी और आप फिर कहेंगे बोर लग रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, बोरिंग हो रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, पहले भूगोल पढ़ना है, फिर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम देखिए, उपनिवेशवाद और शहर। उपनिवेशवाद फैला, एक देश का दूसरे देश पर दबदबा, राजनीतिक, है ना, सांस्कृतिक दबदबा, राजनीतिक दबदबा, वाणिज्यिक दबदबा, हर तरीके का दबदबा होता है। आप क्या खाएंगे, आप कैसे बिजनेस करेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, तो ये होती हैं उपनिवेशवाद। एक देश जब दूसरे देश पर दबदबा डाले, है ना, आर्थिक दबदबा हो जाता है इनका, दबाव। चल देखिए, एक शाही राजधानी की कहानी दी हुई है इसमें। शाही राजधानी यानी दिल्ली के बारे में दिया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। औपनिवेशवाद शासन में शहरों पर क्या असर पड़ा या इनका क्या हुआ। आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह बदल गया। इसी तरह शहरों में क्या हो रहा था। देखिए असर तो पड़ा है। आदिवासी लोग थे, जंगलों में रहते थे। इन लोगों ने क्या कहा, आप झूम खेती मत करो, उनकी पारंपरिक तरीकों को बदलने की कोशिश की। आप यहाँ मत रहो, जंगल काट दो, गांव में रहो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब चीज़ें इनकी रहती थी। तो देखिए असर तो पड़ा है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले। मैनचेस्टर जापान में मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ, चलिए देख लेते हैं इसको, ऐसा क्यों हुआ। 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ये प्रमुख थे उस समय पर। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनका महत्व था उस समय पर बहुत ज़्यादा। एक मिनट, चलिए अब देखते हैं इसको। देखिए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। प्रेसिडेंसी क्या होता है, देखिए इधर पर। प्रेसिडेंसी शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसियों में बांट दिया गया था। मतलब यहाँ से हम शासन चलाएंगे, ये मुख्य केंद्र है। कहाँ से, बम्बई से, मद्रास से, बंगाल से। ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियाँ को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। मतलब देखिए इधर पर बंगाल पूर्व के साइड मिलेगा आपको, मद्रास नीचे के साइड, दक्षिण की साइड मिल जाएगा आपको, सॉरी दक्षिण की साइड मिलेगा, और बम्बई आपकी कुछ इस तरफ है, पश्चिम की तरफ मान लेंगे आप। और दिल्ली तो थी ही इधर पे। दिल्ली तो उस समय पे क्या थी, चलिए आगे देखिए इसको। राजधानी, ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए। ये शहर जो थे भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थीं उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रही। क्यों रहेंगे, जहाँ नया व्यापार शुरू होगा, जहाँ अच्छी चीज़ें दिखेंगी, लोग बाग वहाँ भागेंगे, पीछे की साइड पीछे छूट जाएंगी, पीछे की चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। इसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर शहरीकरण, यानी जो है अब शहरीकरण बढ़ रहा था तो शहरीकरण कहा गया।
मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में केवल 11% लोग ही शहरों में रहते थे। आगे देखिए, ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था। क्या निकल आया था? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। तो इस समय पे दिल्ली की उतनी वैल्यू नहीं बची थी, क्योंकि कोई सा भी ऐसा वाणिज्य केंद्र नहीं था दिल्ली। परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद, 1912 याद रखिए, राजधानी कब बनी? 1912 में के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यह क्या चल रहा था। चलिए देख लेते हैं। नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थीं? आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते हैं, यानी इससे पहले और कितनी राजधानियां थीं? क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गईं। आधुनिक देखिए, आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद 1639 में बसा। पूछता है एग्जाम में, शाहजहानाबाद कब बसा था? इसके भीतर एक किला, महल और बगल में सटा शहर बना था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। शाहजहानाबाद की बात कर रहा है। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। देखिए आगे, घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। जामा मस्जिद, उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह थे, खानकाह थे, ईदगाह थे, बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुल दे शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाच था। शायद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। अब इसको आगे देखेंगे बाद में, पहले इन शब्दों को देख लीजिए। दरगाह क्या होता था? सूफी संत का मकबरा। जो सूफी संत होते थे उनका मकबरा दरगाह कहलाता था। खानकाह क्या कहलाता था? यात्रियों के लिए विश्राम घर, यात्री जो आते थे उनके लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे, संतों का आशीर्वाद लेते थे या नृत्य संगीत कार्यक्रम का आनंद लेते थे। तो ये चीज़ होता था अपना खानकाह। ईदगाह है मुसलमानों को खुला प्रार्थना स्थल, जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते थे। किनके? मुसलमानों के। कुलदेश एक ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाए। तो देखिए तीन तो आपको आराम से देख के ही बन जाएंगे, लेकिन इसको याद रखिए, कुलदेश एक को, इसको याद रखेंगे आप लोग, कुलदेश एक को। क्यों? क्योंकि देखिए इसका अर्थ क्या है? ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाए, कुलदेश एक कहलाता है। चलिए देखिए आगे। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था शाहजहानाबाद। इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब तक टकराव भी फूट पड़ते थे, सो अलग ये चीज़ें होती थी। ये कमियां थी शाहजहानाबाद में। चलिए आगे देखिए। ये दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनी हुई है। नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ? 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अंग्रेज़ों ने, मराठे हार गए यहाँ से, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देते हैं, यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। 1911 में ये राजधानी बनी, फिर इसको बनाना स्टार्ट किया गया जब राजधानी बन गई, क्योंकि इससे बीचों बीच नियंत्रण होता था। अगर कलकत्ता राजधानी होती तो कहाँ थी? वो सिर्फ पूर्व पर नियंत्रण था,
यानी इंडिया के पूर्व वाले हिस्से पे, पूर्वी हिस्से पे एक अतीत का ध्वंस। देखिए 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में भारतीय और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थीं। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। खासतौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराने शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानों के साथ ही रहा करते थे। जो थोड़ी पैसे में अमीर थे हिंदुस्तानी, उन लोगों के साथ जो गोरे लोग होते थे वो रहते थे। आगे देखिए, वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। आगे देखिए 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई। कब? 1824 में, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के मदरसे के रूप में की गई। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। यह मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनः जागरण काल बताते हैं। देखिए पुनः जागरण काल क्या है? फरोसान फूलों का त्यौहार, गुल फरोसान फूलों का त्यौहार कहलाता है। पुनः जागरण, इसका शाब्दिक अर्थ है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म होना। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियां होती हैं। तो दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में नई नई चीज़ें आ रही थी, है ना। कला और ज्ञान का पुनर्जन्म हो रहा था, पुनर्जन्म। आगे देखिए 1857 के बाद सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विरोधियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया था। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। चलिए देखिए आगे। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया दिल्ली पर, तो बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया: जब गुस्साए शेर, यानी अंग्रेज, जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेशहरों को मारा, घर जला डाले, ना जाने कितने औरत मर्द आम और खास दीन दरवाजे से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावत को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा यानी म्यांमार में भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया और उन्हीं जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी, रहने के लिए बैरकें, जहाँ लोग बाग रहते थे। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया, वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाके को सुरक्षित करना चाहते थे। ख़ासतौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर नीजत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया। नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइन इलाके में रहने लगे। अब भी पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद भी कर दिया गया। ये होता रहता था इनका, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखिए। एक नई राजधानी की योजना बनाई गई। अब अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित कर दिया। मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? देखिए आगे। विद्रोह के दौरान
अंग्रेज़ों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुग़ल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुग़ल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। डर गए थे अंग्रेज 1857 के विद्रोह से। 1911 में याद रखना इन चीज़ों को, कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखने। देखिए 1911 में याद रखना, जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, पूछता है 1911 या दिल्ली जब राजधानी बनी कलकत्ता से, तो उस समय पे इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम। तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लटेयस और हार्वर्ड बेकर नाम के 2 वास्तुकार को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। याद रखना कौन कौन से वास्तुकार थे? एडवर्ड लटेयस और हार्वर्ड बेकर। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता बनाया गया। वायसराय के महल यानी वर्तमान जो राष्ट्रपति का महल है तक जाने वाला किंग्सवे यानी राजपथ बनाया गया और सबके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती है। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान जो 5वीं सदी में था दिखाई देता है। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुम्बद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट का इन्होंने बनवाया था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तु शिल्प से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। देखिए यह काम कैसे किया गया। नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्लों और सकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी और निकास और नलियों की पूरी व्यवस्था बनाई गई। एकदम पूरी व्यवस्थित तरीके से दिल्ली को तैयार किया गया। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। एकदम बढ़िया तरीके से दिल्ली को बनाया गया। नई दिल्ली की कल्पना, इसको पढ़ लेना आप लोग। चलिए देखिए आगे। विभाजन के समय जीवन क्या था। जब विभाजन हुआ भारत का 1957 में, तो क्या दिक्कतें रहीं, कैसा जीवन था लोगों का। देखिए विभाजन के समय जीवन 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित थी। बहुत बड़ी आबादी फैली हुई थी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूटकर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। दिल्ली से पाकिस्तान मुसलमान जा रहे थे और पाकिस्तान से सिख और हिंदू आ रहे थे। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे जो खाली मकान थे। जैसे दिल्ली से मुसलमान जो जा रहे हैं पाकिस्तान, तो उनके जो दिल्ली में मकान है वो तो खाली हो जाएंगे। तो अब जो शरणार्थी हमारे पास आ रहे थे, है ना, हिंदू आ रहे थे जो, तो उन्होंने क्या किया, जो लावारिस मकान थे उनको कब्जे में कर रहे थे, झुंड बना के। चलिए देखिए आगे। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया, जबरदस्ती की। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, भाग गए, जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए थे। बताइए आप लोग। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे। बहुत बुरी कंडीशन थी 1947 के समय। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी।
दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई, जबकि 1991 में यहाँ की आबादी 8 लाख से ज़्यादा ही 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थीं। दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। चलिए देखिए आगे। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और उनके व्यवसाय बदल दिए। फेरी वालों, पटरी वालों, बढ़ई और जो थे लोग लोहार के तौर पर उन्होंने नए रोजगार बनाए। बताइए आप, एक व्यक्ति है या तो वो भूस्वामी है, वकील है, शिक्षक है, बड़ा व्यापारी है, और वो अब क्या काम करेगा, या तो फेरी वाले का या पटरी वाले का या फिर बढ़ई लोहार, ये सब उन्होंने मजदूरी करना स्टार्ट किया। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसायों में काफ़ी सफल भी रहे। कुछ लोगों ने मन लगा के व्यवसाय किया। अब वकील है, आप उससे कहें कि वो बढ़ई या लोहार का काम करे तो करने भी तो दिक्कत होगी। बताइए आप लोग। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गईं। ये चीज़ें रहीं। पुराने शहर के भीतर क्या हुआ? इस बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हो रहा था? अतीत में मुगलों के जमाने की प्रसिद्ध नहर से घरों में न केवल घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था, बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। नहरें बनी थी ना मुगलों के समय पे, तो डायरेक्ट पानी आता था नहरों से। 20वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं यानी बावड़ी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थीं। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। टूटी फूटी नहरें इस तेज़ी से बढ़ी आबादी की ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। चीज़ें चेंज हो रही थी, शहर बदल रहे थे। जल्दी ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनाते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। बंद हैं तो ठीक है, चलो बदबू नहीं आएगी, लेकिन अब खुली नालियां हैं तो बदबू तो आएगी ना। वो पानी बारिश के मौसम में नाले जो हैं उफला जाएंगे, पानी ज़्यादा हो जाएगा। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने का तैयार नहीं थी। तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। आगे देखिए, हवेलियों का पतन कितना रह गया। ये चैप्टर आपका हवेलियों का पतन कैसे हुआ। बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी राजाओं की। हो गया ये वाला हमारा, इधर पे देखना है हमें। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहते थे। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती हैं। ये 4 दीवारों से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थी। बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी उस समय पर। क्या हुआ इन हवेलियों का? एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमान और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने हुए थे, जिनका सिर्फ पुरुष इस्तेमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। उनमें फर्नीचर बहुत कम होता था। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक की कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थीं। उनमें गाड़ीवानों, तंबू लगाने वालों यानी डेरवाल, मसालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकरों के लिए इंतजाम किया हुआ था। काम कराएंगे तो उन लोगों को रखना भी तो होता था। इन लोगों को तो बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी बड़ी हवेली रहती थी। हजारों लोग इकट्ठे रहते थे। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालात में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगीं, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहाँ दुकानें या गोदाम बन गए।
कुछ हवेलियाँ नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गईं। बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गई, टूट फूट गईं। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे अलग थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में तीन तरफा जो है बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल, नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों या अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थीं। पूरा इन्होंने बताया है कि कैसे क्या होता था। नगर पालिका योजना बनाती थी। 1931 की जनगणना से पता चला है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते हैं, 1 एकड़ में 90 लोग, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। ये रहती थी, बताइए। पुराने शहरों में इतनी भीड़ थी कि 1 एकड़ में 90 लोग, और दिल्ली में 1 एकड़ में सिर्फ 3 लोग रहते थे। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैसला जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की, मतलब लाहौर गेट योजना शुरू की सुधार के लिए। इसके पीछे सोच यही थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनः विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया था। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद करने के लिए कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब हुआ? दिल्ली को सुधारने के लिए एक ट्रस्ट का गठन हुआ। क्या नाम था उसका? दिल्ली सुधार ट्रस्ट। कौन से साल में? 1936 में। कब हुआ? 1936 में। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए। मकानों के भीतर निश्चितता की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। अब बहुत सारे इधर से देखिए, अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी। इस तरीके की व्यवस्था थी। दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर, पढ़ लेना इसको कि उस समय पर दक्षिण अफ्रीका में क्या स्थिति थी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। छोटा सा चैप्टर था, हो गया, कुछ ज़्यादा खास इसमें था नहीं। दो चार क्वेश्चन ही मिले 1 लाइनर, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अब नया चैप्टर मिलेगा, देखते हैं उसमें क्या होता है। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।